दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब अपने कैंप में लेटे हुए थे और तभी गांव के लोग आए और उन्होंने आके बताया कि साहब 6 बकरियों को मार दिया है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने तुरंत अपने जूते पहने और डूंगर सिंह को साथ लेकर के ये चले और उस घोड़े की काठी जैसा जो पहाड़ था जहाँ पे जिसके दाहिनी तरफ लद्दिया नदी थी और उससे लग के थोड़ा सा हट के जो है डूंगर सिंह की माँ को बाघ ने खा लिया था। और बाईं तरफ जो है दूर 11 मील दूर जो है महाकाली नदी थी और उसी के बगल से एक रास्ता उतरता था। तो यहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल उत्तरांचल डायरीज में। दीदी बेड़ियों नानतीनो भुला दाजू सब कैसा मजामा जोजू पंजू और हरदा सब आनंद हैरी। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपका अपना चैनल है, आपको आना चाहिए। इतनी आपने इसकी एपिसोड सुने और ये अब लास्ट एपिसोड है, इसको भी सुनिए, आनंद उठाइए। बहुत मज़ेदार कहानी है। इतना आसान नहीं था इस बात को मारना। करीब 14 या 15 दिन का सफ़र नैनीताल से लेकर नैनीताल तक का जिम कॉर्बेट साहब का रहा था, जिसमें कई परेशानियां इन्होंने झेली थी। खैर, अब ये उस ढाल पे दौड़ने लगे। ये क्या दौड़ने लगे, डूंगर सिंह ने दौड़ लगा दी पीछे पीछे। जिम कॉर्बेट को भी तो दौड़ना पड़ा। ये भी उससे पाँव मिला के दौड़ लेते। करीब 400-500 गज दौड़ने के बाद में एक पतला सा एक नाला आया। नाले को पार करके, नाला मतलब गधेरा, गाड़ गधेरा कुनी ने जो गाड़ गधेरा जो होता है, एक पानी का एक स्रोत, जलधारा एक आई। उसके बाद फिर रास्ता आगे को था तो उसको पार करके गए आगे। तो आगे जाकर के एक मैदान था। मैदान के दाहिनी तरफ चट्टानें थी और बाईं तरफ को एक ढाल थी। ढाल में जिसमें आगे जाकर के एक गड्ढा सा था, काफ़ी बड़ा एरिया था। तो डूंगर सिंह ने बताया कि दोपहर में करीब 10-15 साथियों के साथ ये आया था, जिसमें इनके साथ में करीब एक बहुत बड़ा बकरियों का झुंड था, जिसको इन्होंने इस गड्ढे पे चढ़ने के लिए छोड़ दिया था और ये भी सब वहीं पे थे। इतने में जो है एक बाघ ने अटैक कर दिया। बाघ ने अटैक किया तो ये सब लोग चिल्लाए, बहुत जोर जोर से चिल्लाए। और इनका चिल्लाना सुन के जो आसपास जो लकड़ी काट रहे थे या घास काटने के लिए लोग, जो लोग आए हुए थे, वो भी आ गए। उन्होंने भी बाघ को देखा, वो भी चिल्लाने लगे। बकरियों में भी भगदड़ मच गई थी इधर उधर। और ये चिल्लाना, बकरियों की मिमियाना, भड़बड़ाहट में जो है एकदम से बाघ, क्योंकि घायल तो था ही, और ज़्यादा थोड़ा घबरा भी गया और थोड़ा सा परेशान भी हो गया। इस घबराहट में उसने 6 बकरियों को अटैक कर दिया, 6 बकरियों के ऊपर, और 6 की 6 बकरियां घायल कर दी। अब जब ये सब हुआ, उसके जब इतना हबड़ दबड़ मची थी और उसके बाद वो बाघ गायब हो गया। यानी कि किसी ने देखा ही नहीं कि वो किस तरफ गया बाघ। अब जो चारवाहे, जो ये लोग थे, डूंगर सिंह और इसके साथी जो लोग थे, इन लोगों ने वहां पर जाके बकरियों की हालत देखा तो 3 बकरियां तो बहुत बुरी हालत में थी। जिंदा थी लेकिन हालत बहुत ख़राब थी। और 3 बकरियां कुछ ठीक हालत में थी, जिनको लेकर के ये तल्लाकोट आ गए। तल्लाकोट आकर के इन्होंने डूंगर सिंह को बोला कि तुम जाओ और साहब को बताओ। डूंगर सिंह के साथ कुछ गांव वाले आकर के साहब को बताने के लिए आ गए थे। जिम कॉर्बेट साहब ने जब वहाँ पे उन बकरियों की हालत देखी तो देखा कि उन बकरियों की 3 बकरियां जो थी उनकी तो कमर ही तोड़ दी है। और एक बकरी का तो पीठ जो है पूरी पूरी फाड़ के रख दी है। उससे पूरा ऐसा नाखून उसके मारा कि उसकी बिल्कुल फट गई हो 20 से 2 हिस्से में, पीठ के हिस्से से। और जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि ये निसंदेह जो है ये वही मैन ईटर बाघिन थी, क्योंकि उस मैन ईटर बाघिन को इन्होंने जो है गांव की तरफ आते हुए देखा था। और ये बाघिन ने जिम कॉर्बेट साहब के कैंप के चक्कर भी लगाया था। इस बात का कैसे इनको पता चला, क्योंकि देखिए ये जब चले गए थे उस हालत में शिकार करने के लिए, तो इनके आदमी कैंप के बाहर ही रुके रहे थे रात में। सबके सब बाहर थे, वो लोग भी कोई सोने के लिए नहीं गए थे। और उन्होंने एक घुड़ड़ की आवाज़ सुनी। तो घुड़ड़ की आवाज़ सुन के उन्होंने एक समझदारी का काम किया। उन्होंने क्या किया, कैंप के चारों तरफ से लकड़ियां जला दी खूब। लकड़ियों का ढेर ऐसे कोई कैंप के चारों तरफ इन्होंने बना के सेफ्टी के लिए जो रखा था उसको जला दिया। अब चारों तरफ से कैंप के आग थी, तो बाघिन जो है अंदर नहीं आ पाई, इनको शिकार नहीं कर पाई। वो चाह रही थी कहीं से कोई नरमांस उसे मिल जाए, कोई इंसानी मांस उसे मिल जाए जिसको वो खाए और उसका पेट भरे, लेकिन वो आग के कारण वो नहीं आ पाई। फिर वो अंदर गांव की तरफ गई
और जब उसे सब लोग तो अपने घरों के अंदर बंद होकर सो रहे थे, उसे कोई नहीं मिला, तो उसे गांव के निकट ही अपना एक निशान एक अपना शरण ले ली, अपने उसे गांव के कहीं पास में ही शरण ले ली। और पहला मौका मिलते ही, जैसे उसको पहला मौका मिला, उसने क्या किया, इन बकरियों के झुंड में अटैक कर दिया। उसका ये था कि एक बकरी को ले जाए और कम से कम कुछ खा ले, क्योंकि इतने लगाइए 5 तारीख को उसने डूंगर सिंह की माँ को खाया था, उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया था। हालांकि देखिए ना, कितने कष्ट में थी वो बाघिन, घायल थी, तकलीफ में थी, लंगड़ा के चल रही थी, दर्द था उसके, लेकिन फिर भी सेकंड्स में उससे 6 बकरियां घायल कर दी। तो कितनी पावरफुल बाघिन होगी, अब आप इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा, कॉर्बेट साहब के लिए ये जो जगह थी ये बिल्कुल नई थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तल्ला देश के क्षेत्र में कॉर्बेट साहब पहली बार आए थे कुमाऊं में, और बाकी तो कुमाऊं उनका पूरा घुमा हुआ था। तो उन्होंने डूंगर सिंह से पूछा, यार ये बताओ, ये बाघिन तुम्हारे आइडिया से किस तरफ गई होगी? तो डूंगर सिंह ने वहीं बाएं की तरफ जो एक ढलान थी उस तरफ को इशारा किया, बोला साहब हो सकता है इधर की तरफ गई हो। जिम कॉर्बेट ने उधर देखा, फिर दूसरी तरफ देखा, तो वहाँ पे एक सॉरी, जब उस तरफ देखा तो उसके आगे जो एक पहाड़ था, जो पहाड़ सीधे ऊपर चढ़ रहा था, जिसपे कुछ झाड़ियाँ और कुछ पेड़ वगैरह थे। तो जिम कॉर्बेट साहब यही सोच रहे थे कि यार इस पहाड़ पे तो ये नहीं चढ़ी होगी, मुश्किल है इस पहाड़ पे चढ़ना। इतने में जो है एक कलीज फीजेंट ने एक किटकिटाना शुरू कर दिया, यानी कि एक कॉल दी। तो डूंगर सिंह एकदम से घूमा और पहाड़ पीछे घूम करके पीछे पहाड़ के ऊपर देखने लगा। जिम कॉर्बेट साहब भी घूमे और वो भी ऊपर देखने लगे। अब ये तो सोच ही रहे थे कि यार ये ऊपर तो कहाँ चढ़ पाएगी बाघिन, और ये वो कुछ सोच रहे थे। इतने में डूंगर सिंह ने इनको देखा कि ये पहाड़ के ऊपर देख रहे थे, बोला साहब ऊपर नहीं, वो पहाड़ के पीछे की घाटी से जो है ये फीजेंट ने आवाज आई है। अब क्योंकि ये लोग फिजेंट की नजरों में नहीं थे, तो नेचुरल सी बात है कि फिजेंट ने कोई ऐसी चीज देख ली थी जो खतरनाक थी, तो वो बागी नहीं हो सकती थी। तो जिम कॉर्बेट साहब ने डूंगर सिंह से कहा कि ठीक है, अब तुम एक काम करो, तुम गांव की तरफ चले जाओ, तुम गांव जाओ और वहीं रहना, और जितना तेज हो सकता है उतना तेज जाओ, दौड़ते हुए जा सकते हो दौड़ते हुए जाओ, बस तुम बहुत तेज यहां से गांव की तरफ चले जाओ। डूंगर सिंह ने भागना शुरू कर दिया गांव की तरफ, और इन्होंने पीछे से गन लेकर के उसके साइड में, मतलब उसको वो देना शुरू कर दिया, क्या कहना चाहिए यार, मतलब एक शेल्टर, मतलब एक बैकअप देना, कि मतलब एक यार कवर दे दिया उसको, कवर दे दिया कि ये सही सलामत गांव तक पहुंच जाए, अगर बीच में कुछ होगा तो मैं फायर कर दूंगा। खैर वो डूंगर सिंह जब गांव पहुंच गया तो ये अपना निश्चिंत हो गए और सोचने लगे कि यार मुझे कहाँ बैठना चाहिए। तो ये जो जगह थी यहाँ पे चीड़ का जंगल था। दोस्तों चीड़ का जंगल आपने देखा होगा, पाइन ट्री, पाइन फॉरेस्ट आपने देखा होगा, या पाइन ट्री आपने देखा होगा। तो ये पाइन ट्री बहुत बड़े होते हैं, बहुत सीधे होते हैं और बहुत ऊंचे होते हैं। इनकी जो नीचे तना होता है उस पर नीचे कहीं टहनियाँ नहीं होती है, शाखाएं नहीं होती हैं, तो इनमें चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इनके जो बक्कल होते हैं, अगर आप उनको ऐसे पकड़ कर चढ़ना चाहेंगे तो बक्कल बाहर निकल आते हैं, यानी कि वो टूट जाते हैं, तो इनमें चढ़ना बड़ा कठिन है। तो जिम कॉर्बेट साहब यही सोच रहे थे कि यार अब क्या करना होगा। तो मुझे तो इसका मतलब यही मैदान में बैठ के जो है कहीं पे इंतज़ार करना पड़ेगा। बोले दिन के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोधूली के टाइम, यानी कि जिस टाइम सूरज डूब जाता है और चांद उगा नहीं होता है, सूरज डूब गया है चांद उगा नहीं है, उस टाइम का जो अंधेरा होता है वो बहुत अंधेरा होता है, बहुत घुप अंधेरा होता है। और जब तक चांद नहीं निकल जाता है, यानी चंद्रोदय नहीं हो जाता है, तब तक किस्मत के भरोसे रहना पड़ेगा। अगर किस्मत है तो है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे किस्मत के भरोसे बैठने वालों में तो जिम कॉर्बेट साहब थे नहीं। इन्होंने ऐसे इधर उधर देखा तो एक इनको चट्टान दिखाई पड़ी जो दाएं से बाएं की तरफ को जा रही थी, और उसके बाद वहां पे एक गड्ढा था, गड्ढे के साथ साथ एक समांतर और सपाट चट्टान और थी, और उसी के साथ लगी हुई एक छोटी सी चट्टान और थी। ये वहां पर गए और उस जगह पे जाके इन्होंने उस गड्ढे में जाके कूद के देखा, तो ये जगह इन्हें बड़ी सही लगी, क्योंकि इस पर इनको पूरी तरह से ओट मिल रही थी, और इनका जो है सिर्फ सर का हिस्सा जो है ऊपर का, ये इतना हिस्सा कह लीजिए
या इतना कह लीजिए, इतना कह लीजिए, ये हिस्सा इनको जो है इनका दिखाई पड़ रहा था। तो वो भी इन्होंने क्या किया, अपने हेड को अपने यहाँ पे तक ले आया, बिल्कुल आंखों तक, ताकि कि अब जो है ये जो भी दिखे इनको तो दिख जाए, लेकिन सामने से कोई अगर देखे तो वो कोई ऑब्जेक्ट समझे इसको। अगर ये स्थिर रहें, हिले डुले नहीं, तो ये बिल्कुल स्थिर रहें। और ये ऐसी जगह पे बैठ गए जहाँ पे इनको उम्मीद थी कि बाघिन यहाँ से आएगी। इनके सामने करीब 40 गज का मैदान था, जिससे कुछ दूर एक 20 फुट ऊंचा एक खेत था, एक तट था, ये समझ लीजिए 20 फुट ऊंचा उस घास के मैदान से 40 गज का मैदान, उसके बाद करीब 20 फुट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म और था, जिसको आप तट कह लो चाहे आप उसको खेत कह लो। और इसी जो ये तट में कह रहा हूँ, इसी के दाहिनी तरफ ढाल पे वो 3 बकरियां मरी हुई थी। अब इंतज़ार करना था, इंतज़ार के अलावा कोई और चारा नहीं था। अब कितना इंतज़ार करना था ये तो कोई नहीं जानता था। करीब आधा घंटा बीता होगा तो एक नीलकंठ का जोड़ा चहचहाते हुए अपना बहुत, एक्चुअली नीलकंठ पक्षी बहुत शोरगुल्ला करता है, तो वो बहुत शोरगुल करते हुए आया और जंगल में जो है कोई मृत अगर जानवर पड़ा हुआ है तो उसको ढूंढने में इसको महारत हासिल होती है नीलकंठ को। तो इनकी जैसी नज़र बकरियों में पड़ी, इन्होंने चहचहाना बंद कर दिया। बहुत अपना सावधानी के साथ जो है ये उतरे, और उतर के इन्होंने जो है उस उन बकरी का जिसकी वो पीठ पूरी फाड़ दी थी बाघ ने, उसको जो है खाना शुरू कर दिया। और ऊपर आसमान में एक किंग वल्चर भी चक्कर लग रहा था। किंग वल्चर को सबसे पहले पता चल जाता है जंगल में कि कहाँ पे एक कोई मृत जानवर पड़ा हुआ है। ये ढूंढने में तेज है, लेकिन वो तो बहुत पहले ही पता कर लेता है, लेकिन वो एकदम से उतरता नहीं है। जब उसने देखा कि ये नीलकंठों ने जो है इसको खाना शुरू कर दिया है, तो वो भी अपना जो है जो चक्कर लगा था वहाँ से उसने एक लंबी डाइव ली, और डाइव लेकर के एक चीड़ के पेड़ में आके आके बैठ गया। तो जो किंग वल्चर होता है, इसके जो होते हैं जो डैने जो पंख होते हैं, ये काले रंग के होते हैं, और ये जो पृष्ठभाग जो इसका चेस्ट का जो हिस्सा होता है ये होता है सफ़ेद, और इसके पाँव होते हैं लाल। ये पेड़ के ऊपर आके बैठ गया। तो जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि इसके पेड़ के ऊपर आके बैठ जाने से, अच्छा इसके साथ एक चीज़ और है, ये अपनी डाइनिंग टेबल में तब तक खाता है, मतलब इसके डाइनिंग टेबल से मेरा मतलब है कि जो इसका जो शिकार जो है, जो मृत जानवर जो पड़ा हुआ है, ये उसको तब तक खाता है जब तक कि बड़े वल्चर ना आ जाए। और जब बड़े वल्चर आ जाते हैं तो इसको पीछे हट जाना पड़ता है, फिर भैया ऑनर देना पड़ता है उनको कि आओ भैया तुम ही कर लो दावत। तो ये कोशिश करता है जितना हो सके उनके आने से पहले तबीयत से खा ले। अच्छा, किंग वल्चर को देख के जिम कॉर्बेट साहब बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा या अब जो सूचनाएं मेरे पास नहीं थी, जिन सूचनाओं के अभाव मेरे पास था, अब ये किंग वल्चर मुझे वो सूचनाएं दे देगा। अब वो क्या मतलब, इन्हें नहीं पता कि शेरनी कहाँ है, लेकिन किंग वल्चर आके बैठ गया है। वो तो पूरा बर्ड आई व्यू है उसका, पूरा देख रहा है एरिया, हर जगह उसको दिखाई पड़ रही है। उसकी तारीफ क्या है, वो पेड़ से तब तक नीचे नहीं उतरेगा जब तक बाघिन वहाँ पे आसपास में होगी। अगर मान लीजिए बाघिन वहाँ पे कहीं पे लेटी हुई है या उसके आसपास कहीं पे है 100, 150, 200 गज में, तो वो नीचे नहीं उतरेगा। अगर उसको दूर दूर तक बाघिन नहीं दिखाई पड़ेगी तो वो नीचे आएगा और फिर उसके बाद खाएगा। ये एक उसका ये उसका एक तरीका है, मतलब क्या कहते हैं यार, समझ जाइए आप हैबिट है उसकी। तो ये इस तरह से उसका अपना तरीका है। भाई दरवाज़ा खुलता है तो यार बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। खैर, करीब आधे घंटे तक यही पोजीशन रही। किंग वल्चर ऊपर बैठा रहा, नीलकंठ आराम से खाते रहे, और ये अपनी जगह पे बैठे हुए बिना हिले डुले उनको देखते रहे। इतने में जो है वो कलीस फीजन ने करीब आधे घंटे के बाद में कलीस फीजन ने फिर किटकिटाना शुरू कर दिया। तो मतलब ये हो गया था कि हाँ अब ये किटकिटा रहा है तो मतलब यार कि अब बाघिन ने मूवमेंट शुरू कर दिया, वो अपना अब चल पड़ी है। और ये जो नीलकंठ थे, ये भी जो है एक ढाल पे वहीं से अपना चिल्लाते हुए, अपनी आवाज़ करते हुए, शोर करते हुए वहाँ से नीचे को उतर गए। जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं कि मेरी आशा के विपरीत काम हुआ था। इनको उम्मीद ये थी कि गोधूली के बाद मूनलाइट में या फिर बिल्कुल सूरज डूबते टाइम में ये बाघिन आएगी,
लेकिन ये काफ़ी पहले आ गई थी। किंग वल्चर ऊपर पेड़ में ही बैठा हुआ था। ये जिस जगह पे जिम कॉर्बेट साहब बैठे थे, इनके ठीक सामने एक झाड़ था। जिस झाड़ से की वजह से, जिस झाड़ी की वजह से इनको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने देख लिया था कि वो बाघिन जो है झाड़ियों के बीच से निकल के आ गई है और अब वो जो है बकरियों की तरफ जा रही है। और जब बकरियों की तरफ जाने लगी तो वो एक जगह पे बैठ गई। अब ऑलमोस्ट इनके सामने ही वो समझिए कि बैठी हुई है, 60 गज की दूरी में, इनके निशाने में। लेकिन बीच में क्या था कि एक चीड़ का पेड़ था जिसका तना आ जा रहा था। तने के आगे उसका सर थोड़ा दिख रहा था और पीछे उसका ये टेल और पेट का हिस्सा दिख रहा था। बाकी पूरा शरीर उसका पेड़ के पीछे था। तो ये सोच रहे थे कि मैं सर का निशाना लूँ, और इन्होंने अपनी गन को भी जो है उसी तरह से एडजस्ट कर रखा था सर का निशाना लेने के लिए। लेकिन जब ये उसके फ्रंट साइड प्रोटेक्टर का जो पिन होता है उस पर जब अपना निशाना ले रहे थे, तो क्योंकि बादल आ जाने से क्या हुआ था कि सूरज छिप गया था, सूरज की रोशनी छिप गई थी, बादलों के पीछे सूरज छिप गया था। तो वो उजाला इतना पर्याप्त नहीं हो रहा था कि एक्यूरेट बाघ को सर की पे सही पोजीशन में मार सके कि इसकी डेथ हो जाए। घायल नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर के बाद में बाघ वो उठी और उठ करके 3 कदम आगे चल के रुक गई और रुक करके बकरियों को देखने लगी। जो नीचे ढाल पे जो बकरियां पड़ी थी उनको देखने लगी। कॉर्बेट साहब को बहुत बढ़िया मौका मिल गया। इन्होंने क्या किया, उठाई गन और धाए से गोली मार दी। गोली मारी तो वो गोली उसके पेट से लगते हुए बाहर निकल गई। पेट से लगते हुए बाहर निकल गई, ये इनको कैसे पता चला, ये बाद में पता चला। उस टाइम तो इन्होंने ये सोचा कि यार उफ, ये निशाना कैसे चूक गया मेरा। मात्र 60 गज की दूरी से मैं निशाना नहीं लगा पाया, क्योंकि इन्होंने जब गोली मारी तो गोली जब इधर पेट से लग के इधर से बाहर निकली तो पीछे दीवार में, यानी कि पहाड़ में, उस पर टकराई, उससे मट्टी और धूल उड़ी। गोली लगने से जो धूल और मट्टी उड़ी, उससे इनको लगा कि यार मैं तो कहाँ इसकी छाती को टटोल रहा था कि छाती में निशाना मारूंगा, छाती को तो छोड़ो, मैंने तो ये पूरी बाघिन को छोड़ दिया है। ये तो बड़ा मतलब हुआ। और वो आवाज़ सुन के जो है बाघिन भी अपनी जगह से मतलब उछली और वो इतनी तेज भागी जैसे उसे कोई कष्ट हुआ ही ना हो, जिससे उसके कंधे में कोई तकलीफ है ही नहीं, और दौड़ करके ओझल इनकी आंखों से ओझल हो गई। उस मैदान की तरफ भागी और भाग करके इनकी आंखों से ओझल हो गई। और इनको अपने आप पे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार बताओ मैंने ये कैसे मिस कर दिया भाई। इतनी ये 60 गज की दूरी में मेरे से निशाना चूक गया, मैंने कि बाघ को लगा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम तक ये यही मान के चल रहे थे बाघ को नहीं लगा। 8 साल पहले की, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बता, जब 8 साल पहले जब ये बाघिन जो आदमखोर बनी थी, इसकी जो मुलाकात थी, इसका जो मुकाबला था, या ये कहिए कि एक इसका एक मुठभेड़ एक शाही के साथ हो गई थी। तो शाही ने इसके ऊपर अपने कांटे मार दिए थे। कांटे मार देने से क्या हुआ था, इसका पूरा बाजू जो है घायल हो गया था, और ये इसके बच्चे हुए थे और अपने बच्चों को जो है ये भोजन वगैरह नहीं करा पा रही थी। तो इससे इंसानों को मारना शुरू कर दिया था, और इंसानों को मारने के में अपनी बड़ी महारत हासिल कर ली थी, और अपने बच्चों को भी खिलाती थी, खुद भी खाती थी। तो ये इसकी एक वो ये इसकी कहानी थी। हालांकि इसने कोई गुनाह नहीं किया था इंसानों को मारना, इसको कुदरत ने बनाया ही मांसाहारी है, मांस का सेवन करने के लिए। इससे तो मांस खाना ही है। अब चाहे किसी चीज़ का मिले, पहले तो ये घुरड़, कांकड़, हिरन, जंगल में जो जानवर मिलते थे उनको मारती थी। लेकिन जब घायल हो गई तो भूखी तो नहीं रह सकती थी, बच्चों का पेट भरना था, इसने आदमियों को भी मारना शुरू कर दिया। हालांकि प्रकृति के खिलाफ इसने कोई कोई अपने हिसाब से कोई गैरकानूनी काम नहीं किया था, लेकिन इंसानी नज़रों में ये गुनाहगार थी। हम लोगों के लिए ये गुनाहगार थी, हमारी गुनाहगार थी, तो सज़ा मिलनी तो इसको तय थी। तो और एक चीज़ और है, ये 8 साल के दौरान इससे सिर्फ 150 लोग मारे थे। सोचिए ना, 8 साल के टाइम में सिर्फ 150, यानी कि एक साल में अगर कैलकुलेट करें तो 20 से भी कम लोग, 20 लोग भी पूरे नहीं, बहुत कम, 20 से भी। तो बहुत मजबूरी में जब ये आती थी तभी ये इंसान को मारती थी, अदरवाइज ये इंसान को अवॉइड करती थी, जानवरों को ही मारती थी, सिर्फ पेट भरने के लिए। कभी जब इसको जब कुछ नहीं मिलता था तो तब ये इंसान को मारती थी।
और देखिए, जिसकी वजह से पूरा तल्ला देश परेशान था, पीड़ा में था, कष्ट में था, परेशानी में था। आज वो बागिन खुद कष्ट में थी, परेशानी में थी, अपनी सज़ा भोग रही थी। कंधे में गोली लगी हुई थी, जिससे मक्खियाँ भी भिनभिनाती थी, न उठ पाती थी, न बैठ पाती थी, न चल पाती थी। लेकिन जब ये गोली इसको लगी, पेट वाली गोली, ऐसे भागी जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं, इसके कहीं गोली थी ही नहीं। तो इतनी तेज़ ये भागी, और जिम कॉर्बेट साहब को इसको दूसरी बार गोली चलाने का मौका ही नहीं मिला, इनकी नज़रों से ओझल हो गई। जिम कॉर्बेट साहब भी अपनी जगह से निकले और भागे। जब ये करीब 40 गज इसके पीछे भागे, तो वहां पे एक ढाल शुरू हो गई थी एकदम से, जो स्लेटी पत्थरों की उबड़ खाबड़ सी एक ढाल थी। शेरनी तो लंबी लंबी छलांगे मार करके उसको पार कर गई, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब उसमें बैठ गए और वो कहते हैं ना, घसरपट्टी करते हुए ऐसे पांव आगे और ऐसे फिसलते हुए, रगड़ते हुए, मतलब इस तरह से उस ढाल को उतरते उतरते एक नीचे पगडंडी में आ गए। अब ये इस बात से, मतलब इनको कॉन्फिडेंस था कि इसी पगडंडी में कहीं पे जो है बागिन आई है और यहीं पे कहीं पे गई है। अब उसको ढूंढना था कहाँ पे गई है। अच्छा, पगडंडी जो थी, उसकी जो ज़मीन थी वो बहुत सख्त थी, तो उसमें जो है पाँव के निशान वगैरह नहीं दिखाई पड़ रहे थे। दाहिनी ओर को चट्टानें थी, और वो चट्टानों से एक जल की धारा भी निकल रही थी, और ये जल की धारा वही थी जो आगे जा कर के, जहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब और डूंगर सिंह ने, मैंने बताया था ना, वो गधेरे को पार करके फिर मैदान में आए थे, तो ये वही जलधारा थी जो उधर जा रही थी। और इसी के बगल की ऊपर की ओर को जाता हुआ एक रास्ता था, जिसमें जिसमें हरे घास का मैदान, हरी घास उगी हुई थी, जो ऊपर की तरफ जाता है, हरे घास का मैदान था। दाहिनी तरफ को एक और पहाड़ी थी, जिसमें चीड़ के पेड़ थे। वो एक दाहिनी तरफ की पहाड़ी, चीड़ के पेड़ों की एक पहाड़ी थी, और वहीं पे कुछ दूर तक एक रास्ता सीधा जा रहा था, और इसमें करीब 50-60 गज तक जिम कॉर्बेट साहब दौड़ते चले गए। जब दौड़े तो अचानक से क्या हुआ कि एक घुड़ड़ की एक कॉल आई, ये वहीं पर रुक गए। घुड़ड़ की कॉल आई है, तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त स्थान जो दिखाई पड़ रहा है घुड़ड़ की कॉल का, वो हरा वाला जो मैदान है। तो 100% बाघिन उस तरफ ही को गई है। ये जैसे ही उस तरफ को घूमे, तो इनको जो है पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी, दूर से कुछ आवाज़ आती हुई। तो इन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो इनके आदमी ऊपर, और वो गांव वाले ऊपर, वही जो घोड़े की काठी वाली जो जगह थी, वहां से चिल्ला के कह रहे थे, साहब आगे आगे और आगे आगे। यानी कि वो बता रहे थे कि इसी रास्ते में, जहाँ पे आप चल रहे हैं, इसी रास्ते में आगे की तरफ बागिन गई है, और आगे आगे। अब ये तुरंत आगे की तरफ दौड़े, और जैसे ही दौड़े, आगे जाकर के एक पगडंडी में मोड़ आया, वहां पे मुड़े, तो वहां पे इन्होंने जो है खून को गिरा हुआ देखा। यहाँ पे मेरे को भी नहीं पता था, ये मैंने जब इस किताब को पढ़ा तो मुझे पता चला। जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि जो जानवर होते हैं, इनकी खाल बहुत ढीली होती है, बहुत ढीली खाल होती है, और जब इनको गोली पड़ती है, तो गोली लगने के बाद में, जैसे ये इनकी खाल पे गोली लगती है, अंदर मांस पे गोली लगती है, और फिर अंदर कहीं घुसती है गोली। तो जब, अगर उसके बाद जब जानवर दौड़ता है, तो उसका खून एकदम नहीं निकलता। कारण क्या है कि उसकी जो खाल और जो मांस है, उसके बीच में जो गैप है, थोड़ा ढीलापन है। तो है, होता क्या है कि वो जो दोनों जो छेद हैं, जहाँ से खून आना है, वो आपस में नहीं मिलते, वो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं। यानी कि दौड़ रहा है तो वो आपस में मिलते नहीं है, अलग अलग रहते हैं। खून तो निकल रहा होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर होता है, बाहर नहीं आ रहा होता है। तो पता नहीं चलता है कि इसको गोली लगी है कि नहीं लगी है। अब कैसे आप आइडिया लगाएंगे गोली लगी है? तो उधर जहाँ पे आपने गोली मारी है, जिस जगह पे शिकार को गोली मारी है, उस जगह पे जाके देखना चाहिए। अगर वहाँ पे उसके बाल गिरे हुए हैं, तो इसका मतलब गोली लगी है। अगर बाल नहीं गिरे हैं, तो गोली नहीं लगी है। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा केस था, यहाँ पे तो बाल देखने का टाइम ही नहीं था, यहाँ पे सीधे बाघ के पीछे दौड़े थे, और ये खून के धब्बे देख के उनको आइडिया आ गया था कि गोली लगी है। अच्छा, जब ये आगे की तरफ को इन्होंने बढ़ना शुरू किया, जब इन्होंने खून देखा, खून देख करके जब ये और आगे की तरफ बढ़े, अब इन्होंने क्या किया, बाघ को पकड़ने के लिए और तेज दौड़ लगा दी। ये और तेज दौड़ने लगे, तो सामने एक एक ऐसा एक चोट, मतलब पर्वत चोटी भी नहीं कहना चाहिए, एक चट्टान सी आई, जिसके साथ से पगडंडी एकदम घूम जा रही थी, एकदम एकदम उल्टी हो जा रही थी, और फिर नीचे को जा रही थी।
अब ये इतनी तेज दौड़े कि ये उस दौड़ में उस मोड़ पे ये मुड़ नहीं पाए। तो क्या हुआ कि अपने पैरों के बल ही आगे सीधे खाई में नीचे की तरफ को गिरते चले गए, पैर के बल नीचे की तरफ को गिरते गिरते चले गए थे। अब इन्होंने देखा इनके करीब 10-15 फुट नीचे जो है एक बांज का एक छोटा सा एक बुरांश का एक छोटा सा पेड़ उग रहा है। तो इन्होंने उसको दाहिने हाथ से जकड़ लिया, उसको एकदम से पकड़ लिया उस पेड़ को। अगर ये उसको नहीं पकड़ते या वो पकड़ में नहीं आता तो ये नीचे खाई में गिर जाते और कुछ अनिष्ट ही होता। खैर इन्होंने जो है उस पेड़ को पकड़ लिया। अब इनको ये डर लगा कहीं ये पेड़ जड़ सहित ना उखड़ जाए, लेकिन पेड़ उखड़ा नहीं, मुड़ गया। और बड़ी गनीमत थी, इनकी किस्मत अच्छी थी कि वो टूटा भी नहीं, क्योंकि ब्रांच का पेड़ बहुत ज़्यादा मजबूत तो होता नहीं है, और जब एक छोटा पेड़ है तो वो तो कुछ भी जान नहीं होती है उसमें। वो इनके किस्मत से वो था कि वो टूटा नहीं। अच्छा, अब इन्होंने किसी तरह से अपने को व्यवस्थित किया, धीरे धीरे मट्टी में वहाँ पे जो है अपने पाँव जमाने शुरू किए। उसके बाद इन्होंने कहा कि यार अब जल्दीबाजी करने का तो कोई फ़ायदा अब है नहीं, क्योंकि ये मौका जो था ये तो हाथ से निकल गया बाघिन को ढूंढने का, पकड़ने का। और अब आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है। और ये चलते हुए आए और जिस जगह पे आए वहाँ पे अब घनी घास उगी हुई थी। और बाघिन को ढूंढने के लिए अब एक ही तरीका था, खून के धब्बे। तो ये वहीं पे जो खून के धब्बे थे उसी के हिसाब से चलने लगे। पगडंडी जिस दिशा में जा रही थी, अब वो वहाँ से हल्की चढ़ाई थी और घने जंगलों को रास्ता शुरू हो रहा था। और जब ये उस पर करीब 200 गज आगे बढ़े तो इनको एक घास का मैदान दिखाई पड़ा, जिसकी जो घास थी वो कमर तक की ऊंची थी और झाड़ियाँ वाड़ियाँ उगी हुई थी। और इनका अनुभव इनसे ये बताता था कि ये जो घायल बाघिन है इससे ज़्यादा आगे दूर नहीं जा सकती है। अब इससे आगे जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। ये इनका अपना व्यक्तिगत अनुभव था जो इन्होंने किताब में बताया हुआ है। तो लिहाजा ये भी बहुत सावधान हो गए और सावधानी से उस घास पे खून के निशानों को देखते हुए चलने लगे। बेतरतीब से जो है झाड़ झाड़ और झाड़ियाँ वगैरह हो रही थी। एक शेर जिसे घाव हुआ हो, वो अपने उस घाव करने वाले के लिए से बदला लेने के लिए कितना खूंखार हो सकता है इसकी आशा नहीं की जा सकती है। वो अपना बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है, वो सबसे खतरनाक जानवर हिंदुस्तान के जंगलों में बनता है। एक शेर सबसे खतरनाक जानवर बन जाता है जब वो अपने हमला करने वाले के ऊपर बदला लेने की पोजीशन पे आ जाता है। तो यही डर यहाँ पे भी था। अब जिम कॉर्बेट साहब को लग रहा था कि अब तक तो बाघिन को पता चल ही गया है कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, और बाघिन को पता चल चुका था कि ये मेरा पीछा कर रहे हैं। अब उसने क्या करना था, इनके ऊपर अटैक करना था। अब अटैक कितना खतरनाक होगा, कितना जानलेवा अटैक होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता था। यानी कि इनके पास में भी एक ही मौका होता उसको गोली मारने का। अब जो है ये बहुत धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपनी गन को चेक किया, बुलेट्स को चेक किया, जो लॉक था लॉक को खोल के रखा, और जो ट्रिगर होता है उसको मजबूती से पकड़ लिया। और उसके बाद में धीरे 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 करके बढ़ना आगे शुरू किया, अपनी आंखों के सहारे से दाएं और बाएं देखते हुए। वो दाहिने से भी अटैक कर सकती थी और बाएं से भी अटैक कर सकती थी। यहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि आप कभी भी गर्दन को ऐसे आगे ऐसे पीछे करके ना देखें, क्योंकि यही सेकंड के मूवमेंट में वो आपके ऊपर अटैक कर देगी, और वो निश्चित बात है कहीं ना कहीं पर घात लगा के बैठी होगी, क्योंकि खून की धार इसी दिशा में जा रही थी। जिम कॉर्बेट साहब भी इसी रास्ते बहुत संभल संभल के, बहुत धीरे धीरे और बहुत मुआयना करते हुए, अपनी आंखों से पूरे एरिया को स्कैन करते हुए दोनों तरफ चल रहे थे। अचानक इनको अपनी दाहिनी तरफ जो है कुछ हलचल सी दिखाई पड़ी। इन्होंने देखा बाघिन जो है अपने को सिकोड़ के इनके ऊपर अटैक करने के मूवमेंट में थी। इन्होंने उतने में गोली दाग दी। जैसे उसके गोली लगी उसका शरीर पूरा झंझनाया। इन्होंने धाएं करके दूसरी गोली भी दाग दी जो उसकी गर्दन को तोड़ते हुए निकल गई। शेरनी पस्त हो गई, शेरनी को मुक्ति मिल गई। जिम कॉर्बेट साहब थोड़ी देर देखते रहे। उसके बाद इन्होंने अपना हैट उतार के ऊपर गांव वालों की तरफ इतना ही उठा करके ऐसे ही किया था। उतनी देर में गांव वाले तो दौड़ते हुए आने लग गए, और थोड़ी देर में सारे के सारे गांव वाले और इनके आदमी, माधव सिंह, गंगाराम और जितने लोग थे सबके सब आ गए। और फिर बधाइयों का सिलसिला चालू हो गया।
बधाई हो साहब, आपने नरबख्शी को आंखें मार ही दिया। गांव वाले भी साहब आपने मुक्ति दिला दी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो अब सब होने लगा। फिर एक बल्ली लाई गई, बल्ली में जो है बाघिन को बांध के जो है तल्ला कोट लाया गया। अच्छा देखिए, मारने के बाद भी हम जो लोग हैं, हम उत्तराखंड के, कितना उस बाघ को अपने इज्जत दी, जिसने इतना हमारा नुकसान किया था। हमने उसको ऐसी ज़मीन में नहीं रख दिया हमारे बुजुर्गों ने, उसके लिए एक पूरी पत्तों की और उसकी शैया बनाई, मतलब एक बेड बनाया पत्तों का और उसका घास का, और उसके बाद उसके शव को उस पर रखा। तो इतनी इज्जत देते हैं। जब एक मृत जानवर, जिस जानवर ने जीना हराम कर रखा था, उसको इतनी इज्जत दी, तो सामान्य कितनी इज्जत हम उत्तरांचल वाले देते होंगे, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। खैर जी, गांव की महिलाएं बच्चे सब आकर के उसका देख रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब अपने कैंप के अंदर गए और आज इन्होंने जो है तबीयत से खाना खाया था। दोस्तों, इतने दिनों से ये सॉलिड फूड नहीं खा पा रहे थे, खाली लिक्विड डाइट पे थे, दूध और चाय, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी, स्वेलिंग और पता नहीं कितनी परेशानियां थी, जिस वजह से ये कुछ खा ही नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने तबीयत से जो है वो इलाही का बनाया हुआ हाथ का खाना खाया। खाना खाने के 1 घंटे के बाद ये बाहर आए। बाहर आकर के इन्होंने उस शेर की खाल उतारी। खाल उतारने के बाद उसके मुआयना किया, तो उसके दाहिने हाथ में 6 से 7 इंच लंबे 20 कांटे शाही के घुसे हुए थे, जिस वजह से वो नरभक्षी बन गई थी। और इन्होंने जो पहली गोली चलाई थी वो उसके कंधे में लगी थी। कंधे और जो बॉल और उसका जो जॉइंट होता है वहां पे धंसी हुई थी। और जो इसके ऊपर दूसरी गोली चलाई थी, जब ये पेड़ में लटकी हुई थी, आधी इधर आधी उधर, पहले एपिसोड की याद होगी अगर आपको, और उसका खून एक तरफ आ जाने की तरफ से जब ये गिरी थी, इन्होंने दूसरी गोली चलाई थी, वो उसको टच नहीं करी थी। फिर जब वो धप्प से नीचे गिरी, इन्होंने सोचा कि अब तो ये मरी गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उठ के ऊपर जंगल की तरफ जाने लगी। जब इन्होंने इसकी खोज शुरू करी, यानी कि 7 अप्रैल को तीसरी गोली दागी थी, जो इसको छूती हुई निकल गई थी, लेकिन इसको कुछ नुकसान नहीं किया था, वहां पे थोड़े से बाल गिरे हुए मिले थे। चौथी गोली 12 अप्रैल को, यानी कि आज मारी थी 12 अप्रैल। आज मान लीजिए कि आज 12 अप्रैल है, जो इसके पेट को बिना किसी ऑर्गन को नुकसान पहुंचाए पेट के अंदर से पार निकल गई थी। वो ना कहीं हड्डी को छुई, ना कोई ऐसे किसी ऑर्गन को उससे टच किया जो उसके लिए हानिकारक होता, कुछ नहीं। वो बस यहाँ से घुसी और इधर से उस पार निकल गई थी। और पांचवी गोली जब इन्होंने मारी, वो इनके ऊपर अटैक करने वाली थी, तब इन्होंने मार दी थी, जिससे उसका शरीर झंझना गया था। और छठी गोली जो उसके गर्दन को जिसने तोड़ दिया था, इसके प्राण हर लिए थे। तो ये 6 गोलियों से इस 6 गोलियां इस तरह से चली थी और इस बाघिन का काम तमाम हुआ था। अगले दिन इन्होंने जो खाल को सुखाया उखाया, और उसके 3 दिन के बाद ये नैनीताल पहुंच गए थे। और बेंस साहब ने अल्मोड़ा में एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह किया, जिस सम्मान समारोह में उन्होंने डूंगर सिंह और उसके भाई को बुलाया और उनका धन्यवाद अदा किया कि उनकी बहादुरी और उनकी जिस तरह से उन्होंने दिलेरी से जिम कॉर्बेट साहब का साथ दिया था, उनको उसी तरह से इनामों से नवाजा और बहुत इज्जत उनको दी। सर मेलकम हैली ने जिम कॉर्बेट साहब के लिए एक कान के सर्जन कर्नल डिक का, जो लाहौर में थे, उनका एड्रेस जिम कॉर्बेट साहब को दिया और डिक से उन्होंने बात करी। फिर जिम कॉर्बेट साहब को लाहौर भेजा। जिम कॉर्बेट साहब का वहाँ पर 3 महीने तक ट्रीटमेंट चला, और 3 महीने के बाद जब ये लौट के आए तो इनका कान ठीक हो गया था। अब ये संगीत भी सुन सकते थे, चिड़ियाओं का चहचहाना भी सुन सकते थे, यानी कि अब ये अपनी सामान्य ज़िंदगी में आ गए थे। तो दोस्तों, इस तरह से तल्ला देश का नरबख्शी ख़त्म हुआ, और इसी के साथ ही हमारी ये सीरीज़ तल्ला देश का नरबख्शी भी ख़त्म हुई। इसके बाद देखता हूँ मैं आपको कुमाऊँ के किस बाघ की कहानी सुनाऊँ, उत्तरांचल के किस उत्तराखंड के कौन से बाघ की कहानी सुनाता हूँ। अब ये मैं देखता हूँ और बताता हूँ। और दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, जो मित्र पहली बार आए हैं। कहानी कैसी लगी
अपना लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और इसके आगे की भी अगर बाघों की कहानियाँ सुननी है या और भी कई उत्तरांचल की घटनाएँ सुननी हैं तो बेल आइकन दबा दें। समय-समय पे मैं कई कहानियाँ सुनाता हूँ। दोस्तों वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ और इससे ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा और आज्ञा दीजिए, उत्तरांचल डायरीज़ को अभी परमिशन दीजिए। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय माँ भारती। ये रिमोट आने के बाद भी पता नहीं कैसे